नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं एईडीओ का परीक्षा जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। जनवरी 2026 में प्रस्तावित है, तो उसी को तैयारी मजबूत करने के लिए हम लोग आज साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा विज्ञान के प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो उसी को बेस बनाकर हम लोग चलेंगे और एईडीओ परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को, और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो यहाँ पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए कौन सा आवश्यक बल है? तो देखिए यहाँ पर दिया है घर्षण बल, शुद्ध बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप लोगों को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। वहाँ जो एईडीओ का पेपर होगा उसमें भी 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप लोगों को कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा शुद्ध शून्य बल। शुद्ध शून्य बल। तो इस प्रकार इसका क्या उत्तर हो जाएगा आपका? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है इसमें। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? इथीन। इथीन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कोशिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? जो कोशिका होता है उसके चारों ओर की झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसकी झिल्ली को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका के चारों ओर पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी अंतर पूछता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो ये कोशिका भित्ति का अंतर होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में लक्षणों के वंशागतिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जेनेटिक्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स ही बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? देखिए अगला सवाल है न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल आप लोगों को बनाने आना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड ही चल गया है न्यूमेरिकल पूछने का। तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो देखते हैं इसका कैसे बनता है न्यूमेरिकल। तो यहाँ दिया है कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत गति क्या है? औसत गति पूछा है। ये तो टाइम डिस्टेंस से भी बन सकता है। तो देखिए औसत गति, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी कितना है? 200 किलोमीटर है। कुल समय कितना है? 4 घंटे है। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए ये चैनल का नाम जो है वन स्टेप ऑफिसर है, वन स्टेप ऑफिसर। और आपका जो एईडीओ का पेपर होगा वो भी आपका केवल रिटन एग्जाम है, यानी कि रिटन एग्जाम पास करने के बाद आप लोगों को एईडीओ बनने का मौका मिल जाएगा। तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अंतिम सफलता हासिल कीजिए वन स्टेप ऑफिसर पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और ताकि आप लोगों को भी बेहतर नोटिफिकेशन मिलता रहे और साइंस के प्रश्न या जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो वहाँ कंपटीशन में आप लोग फाइट करने लायक हो जाएंगे। तो अगला देखते हैं सवाल। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बताना है आप लोगों को कहाँ पाया जाता है, किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों के लिए एक ये बताना है आप लोगों को कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की खोज किसने की थी? इस तीनों के बारे में डिस्कस हमने किया था एक वीडियो में, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सूत्र भी बताया था याद करने का कि इसकी खोजकर्ता कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसका सूत्र क्या है। तो अगला देखते हैं सवाल।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। बताना है कि ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इस्पात। इस्पात यानी कि स्टील जो है, इसमें ध्वनि की गति जो है अधिकतम होगी। वायु में तो कम होती है, पानी में भी कम होता है, लेकिन स्टील जो है इसमें ध्वनि की गति तेज होती है। ये बीपीएससी 71वीं में भी सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल रिपीट होंगे ही, सवाल आखिर आएगा कहाँ से, रिपीट तो होगा ही। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं। खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं टीन से लेपित होते हैं, जिंक से क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर जिंक वहाँ पर रहेगा, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थ जो है आपका विषाक्त हो सकता है, जहरीला हो सकता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछा है, तो देखिए हम लोग इसको फार्मूला से डिराइव करते हैं कि कैसे होगा। तो मान लीजिए ये दो वस्तुएं हो गई, दो वस्तुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं, ये r हो गया। अब ये सवाल में पूछा है कि दूरी दोगुनी कर दी जाए, यहाँ मान लेते हैं 2r हो गया दूरी। अब गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है कि Gm1 m2 बटे में r स्क्वायर। अगर हम यहाँ r स्क्वायर को यहाँ 2r स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 बटे में 4। बाकी यही फार्मूला लग जाएगा Gm1 m2 बटे में r स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, या 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे फार्मूला डिराइव करके इसको बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एक पर्यावरण अनुकूल प्रथा है। पर्यावरण का अनुकूल कौन सा प्रथा है ये बताना है हम लोगों को। तो पर्यावरण के अनुकूल जो प्रथा है वो है आपका अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर देना, ये भी सही है। आपकी माँ द्वारा आपके अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना, ये भी सही है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला है कि ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक किसका। तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कीटोन। कीटोन का जो है 4 कार्बन वाला यौगिक है। अगला सवाल है पौधे में विभाज्योतक ऊतक का कार्य क्या है। विभाज्योतक ऊतक का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है विकास का। जो जहाँ रहता है ये विभाज्योतक ऊतक, वो विकास, पौधों के विकास के लिए कार्य करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए कुछ फार्मूला भी आना चाहिए। तो इस फार्मूले को देखते हैं क्या है, कैसे है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक कार का द्रव्यमान 1500 kg है। तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा। यहाँ पर जो कार्य है गतिज ऊर्जा में चला जाएगा, यानी कि जो गति करेगा वही इसका कार्य हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए वेग जो होता है वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले, यानी कि v1 बराबर लिख लेंगे 30 गुणे 5/18। ये हो जाएगा आपका 150/18। यहाँ v2 कितना हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा 60 गुणे 5/18। ये हो जाएगा आपका 300/18। और यहाँ मास दिया हुआ है आपका 1500 kg। अब एक फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में चला गया है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ m1 के mv1 के स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसको माइनस कर लेंगे 1/2 mv2 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका 15/6250। इतना जूल आपका उत्तर आ जाएगा, इतना कार्य करना पड़ेगा। ये आपको फार्मूला आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि लाइकेन जो है किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है। लाइकेन, आप लोगों को पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाइकेन किसके किसके मिला हुआ रूप है, किसका किसका रूप है। यहाँ पर
ये बताना है आप लोग। तो ये किसका बोला है कि किसके प्रति संवेदनशील होता है, तो ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। SO2 के प्रति संवेदनशील होता है। ये जहाँ रहेगा वहाँ पर बताएगा कि ये हवा यहाँ का स्वच्छ। अगर ये उपस्थित नहीं है तो मान लिया जाता है कि वो वायु प्रदूषित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है। मौसम की घटना किस मंडल में होती है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। अब आप लोगों को बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत इसी ऑप्शन में से बताना है आप लोगों को कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, उसके बीच के अंतराल को क्या बोलेंगे, तो उसके अंतराल को बोलते हैं अंतःग्रंथन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको अंग्रेजी में बोले तो इसको सिनेप्स बोला जाता है, सिनेप्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनेप्स यानी कि अंतर्ग्रथन। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है कौन, नाइट्रोजन का। तो पहले हम लोग याद करेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 7। अगर इसको 7 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 और 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला में कौन कौन इसमें आएगा। खाद्य श्रृंखला ऐसा होता है कि एक छोटा जीव को बड़ा जीव खाता है, उस बड़े जीव को अगला जीव खाता है। इस तरह खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो देखते हैं ऑप्शन से, घास, बकरी और इंसान। देखिए घास को कौन खाता है, बकरी। बकरी कौन खाता है, इंसान। तो ये तो बन रहा है। अगला देखते हैं, बकरी, गाय और हाथी। बकरी, गाय, हाथी में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ये गलत हो जाएगा। घास, गेहूं और आम, ये भी नहीं बन रहा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि घास, बकरी, इंसान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। इसको बताना है कैसी होती है, तो ये होता है संकेंद्रित वृत्त। संकेंद्रित वृत्त होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे यानी कि H2SO4 कह रहे हैं, ये HCl की बात हो रही है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है अगला है कि मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है। किसके तंत्र का हिस्सा है। मनुष्य में जो किडनी होता है, यहाँ पे इसको किडनी बोलते हैं। किडनी किस तंत्र का हिस्सा है, तो ये आपका मल त्याग हो जाएगा यानी कि उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन, किडनी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कौन सा शब्द जो है विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये इसका हम लोग जानते ही है कि इसका V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला I/R²। I² R होता है। अगर इसको डिराइव करेंगे तो ये VI और I² R तो बनेगा, लेकिन I/R² जो है नहीं बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। ठोस की विशेषता आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल सवाल पूछा गया। ठोस क्या होते हैं, तो ठोस जिसका एक निश्चित आकार हो और जिसके अणु बारीकी से पैक किए गए हो, तो वो आपके ठोस कहलाएंगे। लेकिन जो आसानी से बहने की क्षमता रखता है वो ठोस कैसे कहलाएगा, वो ठोस तो नहीं होगा, वो तो द्रव्य में आ जाएगा। ये द्रव का गुण हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये घटना है आपका प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश के परिकीर्णन द्वारा ही ये घटना दिखाई देता है, आकाश का नीला। आप लोगों को बताना है कि सूर्य का लाल रंग दिखना, सूर्यास्त
या सूर्योदय के समय लाल किस कारण से दिखता है, ये आप लोगों को बताना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला फिर न्यूमेरिकल्स आ गया। न्यूमेरिकल्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। खैर काफ़ी कठिन तो नहीं है लेकिन बन जाएगा। देखिए, एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए और अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करना है। त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, ए की गणना करना है, ए क्या होगा। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ए का एक फार्मूला होता है त्वरण ज्ञात करने के लिए, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे में टी, यानी कि v हो जाएगा अंतिम वेग, u हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग और t आपका समय है। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ये आपका प्रारंभिक वेग आपका 0 है, लेकिन अंतिम वेग क्या है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 6 माइनस 0 बटे में 30 सेकंड, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 0.2। 0.2 एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो पहला निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे के लिए ये आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा और ये आपका अंतिम वेग हो जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे, यानी कि 4 माइनस 6 बटा में कितना सेकंड है 5 सेकंड, इसी फार्मूला के हिसाब से। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बटे में 5, यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अस्थायी ऊतक के बारे में। यहाँ दिया है ऑप्शन, वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं। नहीं, ये केवल युवा पौधों में नहीं पाए जाते, ये सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है, ये तो गलत है। यहाँ लिखा है कि वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। नहीं, कोशिका विभाजन कौन करता है आपका विभाज्योतक ऊतक, जो बताए थे इसी क्वेश्चन में पहले। कोशिका विभाजन का कार्य करता है विभाज्योतक ऊतक, वो उसका मुख्य कार्य होता है विकास का। अगला है कि वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। ये सही उत्तर है आपका, अस्थायी ऊतक जो है विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का विशिष्ट गुण है। एसिड का कौन सा विशिष्ट गुण है। एसिड मतलब अम्ल होता है, तो अम्ल का गुण बताना है। यहाँ पर कौन सा होगा, तो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यानी कि अम्ल ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका तो बी हो जाएगा। अब यहाँ दिया है pH 7 से अधिक होता है। pH 7 से अधिक किसका होता है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसका pH 7 से अधिक होता है। और देखिए ये जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार बोलते हैं। जो लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्षार होता है। आप लोगों को बताना है कि pH 7 से अधिक जिसका होता है वो क्या होता है और जिसका pH 7 होता है वो क्या कहलाता है। अगला है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है, तो ये होता है वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम और वस्तु का द्रव्यमान, ये सबके बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। न्यूटन के 3 गति नियम थे। 3 गति नियम में आपका पहला नियम त्वरण जड़त्व का नियम आता है, जड़त्व का नियम। दूसरा आता है संवेग का और तीसरा आता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन के बारे में यहाँ पूछा गया है, यानी कि पौधों वाला हार्मोन कौन है। देखिए यहाँ पर जिब्रेलिन दिया है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, यानी कि ये तो तीनों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। इसके अलावा कौन कौन सा है, तो ये है आपका इथिलीन, इथिलीन है, और एक है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको सूखा सहिष्णु हार्मोन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किसी पदार्थ को
सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कोई पदार्थ है, मान लीजिए ठोस से गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो वो प्रक्रिया होता है आपका ऊर्ध्वपात। जिसका अगर एग्जाम्पल देने को बोला जाए, उदाहरण देने के लिए बोला जाए, तो क्या हो जाएगा उदाहरण? एक हो जाएगा आपका नौसादर। नौसादर जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है कि इसका उदाहरण, एक उदाहरण क्या होगा जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ये बहुत बार हम लोग सुने हैं। अगला है कि पराग कोश में शामिल है। क्या पराग कोश में क्या शामिल होता है? तो ये पराग कोश में शामिल होता है आपका परागकण। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है आप लोगों को कि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है। यूपीपीसीएस 2025 में पूछा गया हुआ है बेकिंग सोडा के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है, कार्य की एसआई यूनिट क्या है? कार्य की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट कार्य का है आपका जूल। आप लोगों को बताना है न्यूटन। न्यूटन किसका इकाई है? यहाँ पे बताना है न्यूटन किसका इकाई है और वाट किसका इकाई है, आप लोगों को बताना है। अन्यथा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका, न्यूटन और वाट का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कोयला जलाना। कोयला जलाना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि एक बार कोयला जलाने के बाद पुनः उसी अवस्था में इसको नहीं लाया जा सकता। इसके रासायनिक जो है उसमें चेंज आ जाता है। जबकि पानी में नमक घोलना और बर्फ का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? वेक्टर जनित रोग कौन सा है, कौन नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? यक्ष्मा। यक्ष्मा जो है आपका वेक्टर जनित रोग नहीं है, जबकि ये डेंगू और मलेरिया ये वेक्टर जनित रोग है, ये मच्छर से होने वाले रोग। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? जब प्रकाश जो होता है हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हुए कि जब कोई वस्तु या प्रकाश ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिकेंद्र की ओर झुक जाता है, अभिकेंद्र की ओर झुक जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सामान्य की ओर झुक जाता है। और यही जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये केंद्र से दूर चला जाता है। यही अगर उल्टा पूछ देता तो ये हो जाएगा सामान्य से दूर चला जाता है। इसका सही उत्तर वर्तमान में ये सामान्य की ओर झुकता है। अगला है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? फ्राइंग पैन जो लोहे का होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये होता है जिंक की परत लगाना, यानी कि इसको यशद लेपन भी बोला जाता है, जिंक की परत लगाना। इसको जस्तीकरण भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, जस्तीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं और इस सीरीज का अंतिम सवाल है ये, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग होता है। पृथ्वी की सतह पर त्वरण कितना होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो ये होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये हम लोग आज साइंस के प्रश्नों को डिस्कस किया जो एईडीओ में आने की काफ़ी संभावना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न ऐसा इसी लेवल का होगा क्योंकि ये बीपीएससी का पेपर है, तो ये बीपीएससी जैसा ही पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स टाइप में कुछ कुछ जोड़ कर दिया जा सकता है। तो आप लोग देखते रहिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्दी ही मिलेंगे।